हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग करने वाले हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। सो हम लोग इस चैप्टर की एक्सरसाइज 3.2 को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। सो ये ग्राफ वाला क्वेश्चन है तो हम लोग इसको स्किप कर देंगे। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन कंपेयरिंग द रेशियोज A1 divided by A2, B1 divided by B2 and C1 divided by C2। ठीक है, तो वी हैव टू कंपेयर द रेशियोज इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। हमें क्या फाइंड आउट करना है? द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट आर पैरेलल एंड कोइंसिडेंट। ठीक है, या तो वो पैरेलल है। पैरेलल क्या है कि अगर हम उनको इनफाइनाइट डायरेक्शन में एक्सटेंड कर देते हैं, देखो, तो इसमें बेसिकली ये पूछा जा रहा है कि मान लो कि ये लाइन है। सो मान लो ये एक लाइन है, ठीक है, और फिर क्या होता है कि एक और लाइन इंटरसेक्ट कर जाती है, तो ये हमारा होता है पॉइंट। ठीक है, ये हो गया पॉइंट। तो जब भी पॉइंट फॉर्म होता है, जब टू लाइन, मान लो ये लाइन L1 है और ये L2 है, और वेन एवर दीज टू लाइन्स इंटरसेक्ट, तो ये हमारा पॉइंट बनता है और ये हमारी कंडीशन कहलाती है इंटरसेक्टिंग। इसे क्या कहते हैं? इंटरसेक्टिंग कंडीशन। ठीक है, इसकी कंडीशन क्या होती है? कंडीशन बहुत सिंपल होती है कि A1 A2 इज इक्वल टू इज नॉट इक्वल टू B1 B2। ठीक है, सो ये आपका क्या है? इंटरसेक्टिंग है A1 डिवाइडेड बाई A2, दिस इज। ठीक है, ये तो हो गया। उसके बाद क्या होता है? कॉन्सिडेंट। कॉन्सिडेंट क्या होती है कि भाई L1 ये लाइन है, ठीक है, कॉन्सिडेंट। अब ये कॉन्सिडेंट क्या होता है? मान लो L1 लाइन है और इसी के ऊपर एक लाइन दूसरी भी है L2, तो उसे क्या कहते हैं? कॉन्सिडेंट। उस केस में क्या होता है? जितने भी तुम्हारे वेरिएबल्स होते हैं और जो कांस्टेंट टर्म होता है वो सब इक्वल होता है, उसका रेशियो भी इक्वल होता है, B1 डिवाइडेड बाई B2, C1 डिवाइडेड बाई C2। तो ये आ गया हमारा इस तरीके से। ठीक है, ये हमारी कंडीशन हो गई कॉन्सिडेंट लाइन्स की। पैरेलल लाइन्स क्या होती हैं? पैरेलल लाइन्स की भी डेफिनेशन देख लेते हैं। पैरेलल पैरेलल लाइन्स वो लाइन्स होती हैं जो कभी इंटरसेक्ट ना करें। ठीक है, जैसे ये है, ये है। अगर मान लो इसके जो डिस्टेंस है वो 2 सेंटीमीटर है, तो वो हमेशा ही 2 सेंटीमीटर रहेगी, चाहे जितना इसको एक्सटेंड कर दो, राइट या लेफ्ट, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसकी कंडीशन क्या होती है? A1 A2 का जो रेशियो होता है वो तो सेम होना चाहिए। ठीक है, ये इक्वल हो, पर जो थर्ड वाला होता है दैट शुडेंट बी इक्वल। ठीक है, इससे ये बात समझ आए कि तो हमारे वेरिएबल्स जो हैं, कोफिशिएंट होते हैं वेरिएबल्स के, वो इक्वल हो, बट जो हमारा थर्ड कंस्टेंट टर्म है दैट शुड नॉट बी इक्वल। नाउ मैंने आपको समझा दिया कि क्या क्या होती है इंटरसेक्टिंग लाइन, क्या होती है पैरेलल, एंड व्हाट आर द कॉन्सिडेंट लाइन। अब क्या होता है? अब हमें इन लोगों को कंपेयर करना होता है। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, लेट्स ट्राई फर्स्ट क्वेश्चन। अब फर्स्ट क्वेश्चन में एज यू कैन सी दैट दिस इज 5x माइनस 4y प्लस 8, दिस इज प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। तो आप क्या कह सकते हो? इसे लिख सकते हो x1 x की फॉर्म में, y b1 y की फॉर्म में, प्लस c1। ठीक है, इस तरीके से लिखो। दूसरी लाइन क्या है? दूसरी लाइन है आपकी, सेकेंड लाइन है आपकी, सेकेंड लाइन है आपकी 7x माइनस प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल्स टू वट? इक्वल्स टू 0। अब इसे क्या कैसे लिख सकते हैं आप? ये हमारी A2x है प्लस B2y है, हमेशा प्लस रहेगी, ये भी प्लस ही रहेगी, सॉरी, ये भी प्लस रहेगा, प्लस रहेगा, और ये C2। अब अगर आप कोफिशिएंट, दोनों की कोफिशिएंट को क्या करो? कंपेयर करो। ठीक है, इक्वेट करने की कोशिश करोगे तो आपको समझ में आएगा कि A1 की जो वैल्यू है वो है 5, B1 की वैल्यू है -4, ओके, और जो हमारी C1 की वैल्यू है ये है 8, ओके। ठीक है, इसी तरीके से A2 की क्या वैल्यू हो जाएगी? A2 की वैल्यू होगी 7 और B2 की वैल्यू होगी 6। यहाँ पे C2 की वैल्यू देखो -9 दे रखा है, तो डैट विल बी -9। अब हमें क्या करना है? कंपेयर करना है A1 डिवाइडेड बाई A2। ठीक है, तो इसका रेशियो क्या आ रहा है? 5/7 आ रहा है, ये ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं, ओके। देन B1 डिवाइडेड बाई B2, सो -4 6 आ रहा है। ठीक है, तो -2/3 आ गया। अब इसी से समझ में आ गया कि A1 A2 इज़ नॉट इक्वल्स टू B1 B2। ठीक है, और ये कंडीशन किसकी थी? एज यू नो, ये कंडीशन होती है हमारी इंटरसेक्टिंग की। दिस इज द कंडीशन ऑफ इंटरसेक्टिंग। तो ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। इसी तरीके से हम ये सारे क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, अब हम थर्ड वाला ट्राई करते हैं, ये भी बहुत सिंपल ही है। सो यहाँ पे हमें दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में इफ यू सी केयरफुली, सो आपको दे रखा है 6x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0। एंड आपको जो सेकंड चीज़ दे रखी है, सेकंड नंबर दे रखा है, दैट इज़ आपका है 2x माइनस वाई प्लस 9। सेम प्रोसीजर वी हैव टू फॉलो। यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे A1x लिखेंगे और प्लस प्लस रखेंगे B1 बाई
प्लस C1 इज इक्वल्स टू 0। और फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, A2x प्लस B2y प्लस C2, ठीक है। एंड अगेन आप क्या करोगे, इक्वेट करोगे। अगर इक्वेट करके देखते हो तो आपको कोफिशिएंट ऑफ x कितना आ जाएगा, A1 इज इक्वल्स टू 6 आ जाएगा। ओके, B1 कितना आ जाएगा, B1 आपका आ जाएगा -3, लाइक दिस -3, एंड C1 इक्वेट करो, सो डैट विल बी 10। ओके, अब हमें किसका करना है, इस वाले प्रोसीजर को फॉलो करना है। देन A2 को इक्वेट करोगे तो कितना आ जाएगा, और B2 को करोगे तो -1, क्योंकि यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है और कोई वैल्यू नहीं दे रखी, तो -1 वी कैन अज्यूम। एंड C2 की वैल्यू आ जाएगी 9। फिर से क्या करना है, सबसे पहले हमें रेशियोज बनाने हैं, A1 डिवाइडेड बाई A2। सो 6/2 आ रहा है, कितना आ रहा है, 6/2, सो दैट इज़ 3। अब इसको इस तरीके से ब्रैकेट बना लीजिए, B1 डिवाइडेड बाई B2, सो -3 डिवाइडेड बाई -1, सो डैट विल बी ऑल्सो 3। अब हमें क्या करना है, लास्ट C1 डिवाइडेड बाई C2 करना है। सो अब ये क्या आ रहा है, ये आपका आ रहा है 10 डिवाइडेड बाई 9, 10 डिवाइडेड बाई 9। तो अब ये हमें समझ में आ गया कि A1 डिवाइडेड बाई A2 का जो रेशियो है वो सेम है, B1 डिवाइडेड बाई B2 है, बट वो नहीं इक्वल है किसके, 10/9 के इक्वल नहीं है ऑफकोर्स, तो ये आ जाए। अब ये कंडीशन किस में थी, ये जो हमारी कंडीशंस थी ये हमारी थी पैरेलल लाइंस में, किस में थी, पैरेलल लाइंस। तो ये हमारी क्या हो जाती हैं, ये हो जाती है हमारी पैरेलल लाइंस। ओके, अब हमने एज यू नो डैट हमने थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया जिसमें मैंने आपको बताया था। तो अब ये क्वेश्चन नंबर थर्ड, अब इसे अगर स्टडी करें केयरफुली, सो ऑन कंपेयरिंग A1 डिवाइड बाई A2, B1 डिवाइड बाई B2, C1 डिवाइड बाई C2, फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और नॉन कंसिस्टेंट। अब ये कंसिस्टेंट है, नॉन कंसिस्टेंट नहीं है, ये कैसे फाइंड करेंगे, तो इसके लिए आपको NCERT में ही थोड़ा पीछे जाना होगा। तो फ्रेंड्स, जो कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट क्या है देखिए, कंसिस्टेंट, ठीक है, तो कंसिस्टेंट की बात करते हैं और हम लोग बात कर रहे हैं इनकंसिस्टेंट की। तो बहुत ही माइनर से डिफरेंस है डैट जो आपका पैरेलल होता है, जैसे हमारी जो कॉन्सिडेंट लाइन होती है, कॉन्सिडेंट, ठीक है, कॉन्सिडेंट होती है और जो इंटरसेक्टिंग होती है, ठीक है, ये दोनों जो होती हैं कॉन्सिडेंट जो लाइंस होती है और इंटरसेक्टिंग होती हैं। जैसे एक लाइन है, उसके ऊपर भी एक और लाइन है, L1 और L2, ये दो लाइनें हैं और दोनों मतलब एक के ऊपर एक है, तो हमारी रहती है कॉन्सिडेंट लाइंस। इंटरसेक्टिंग क्या है, मान लो ये L1 लाइन है, एक लाइन है L1 और ये एक लाइन है L2 और वो इंटरसेक्ट कर रही है एक सिंगल पॉइंट पे, ठीक है, तो एक सिंगल पॉइंट पे हो रही है, तो ये हो जाएगा आपका इंटरसेक्टिंग। इनकॉन्सिस्टेंट क्या है, इनकॉन्सिस्टेंट L1 L2 और ये है पैरेलल। सो यहाँ हमारी आ जाती है इनकॉन्सिस्टेंट लाइन, ठीक है, तो ये ही हमें फाइंड करना है। कंडीशन मैंने पहले ही आपको बता दी, तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड विद द एक्सरसाइज। सो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन पे जंप करेंगे। तो पहला क्वेश्चन उठाते हैं, दैट 3x + 2y = 5 एंड 2x - 3y = 7। सो यही उठाते हैं, ठीक है। तो फिर से आपको वही प्रोसीजर, सेम प्रोसीजर यू हैव टू अप्लाई, दैट 3x + 2y = 5। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से क्या करना है आपको, सबसे पहले 3x + 2y को -5 = 0 इस फॉर्म में लिखना है। क्यों लिखना है वो भी पता चल जाएगा। एंड 2x - 3y = 7। सो 2x - 3y - 7 = 0 लिख सकते हैं कि नहीं। फिर अब जानते हो AX1, ये B1, y माइनस वो प्लस C1, सेम प्रोसीजर अगेन आपको अप्लाई करनी है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, A1 डिवाइडेड बाई A2 डायरेक्टली लिखते हैं, तो आ जाएगा आपका लगभग 3/2, 3/2 आ गया। B1 डिवाइडेड बाई B2 2/-3, ठीक है। C1 डिवाइडेड बाई C2, सो दैट इज़ -5 यहाँ से, -7, सो अल्टीमेटली 5/7। सो हमें तीसरे पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है कि A1 डिवाइडेड बाई A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1 डिवाइडेड बाई B2, ये इसके इक्वल ही नहीं है। सो ये हमारी क्या है, इंटरसेक्टिंग है, इंटरसेक्टिंग है कह लो, या कह सकते हो कि ये पॉइंट फॉर्म कर रही है, और अल्टीमेटली हम कह सकते हैं कि हमारा जो सिस्टम है वो क्या है, कंसिस्टेंट है। दिस इज़ द क्वेश्चन ऑफ योर आंसर, ठीक है, इंटरसेक्टिंग। सो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया जो हमारा कंसिस्टेंट था, और यहाँ पे थर्ड सिस्टम करने वाले। ओके, थर्ड सिस्टम। अब थर्ड क्वेश्चन करें तो 3/2 कितना है, x प्लस 5/3y = 7, 9x - 10y = 14। अब बिल्कुल भी आपको पैनिक नहीं होना है। आप देखो यहाँ पे फ्रैक्शंस दे रखे हैं, अगर फ्रैक्शंस दे रखे हैं तो आपको कोई पैनिक होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। सो करना क्या है, सिंपल है ये भी।
वही फॉर्म करना है आपको, फिर से इसको इस फॉर्म में लिख लेना है कि जो भी आपका थर्ड जो आपका कांस्टेंट होता है उसे इस तरफ ले आना है। सो 3/2 वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट इन केस आप करने लगो तो आपको मतलब एक सिंगल टाइप का फॉर्म था, एक y - 14 = 0। ठीक है, ये सिस्टम है A1 डिवाइडेड बाई A2। ठीक है, अब A1 क्या है आपका, A1 जो है वो है 3/2। अब इस पर भी डिवाइड करोगे किसका 9। सो इसे कैसे सॉल्व करोगे, 3/2 × 9, क्योंकि ये इधर आ जाएगा। ओके, सिंपल आपको रेसिप्रोकल कर देना। अगर मैं थोड़ा सा डिटेल में जाऊँ, सो जैसे 3/2 है और आप डिवाइड करोगे किससे, 9 से करोगे, तो आप क्या करते थे कि 3/2 को इसके रेसिप्रोकल से डिवाइड कर दोगे। ठीक है, तो कितना आएगा 3/18। तो मैं भी वही कर रहा हूँ, सिंपल 3/18 इज योर आंसर। सो अब B1 डिवाइडेड बाई B2। ठीक है, सो 5/3 डिवाइडेड बाई -10। सो इस टाइप पे क्या होगा 5 एंड यहाँ पे 3 × 10 दैट विल बी ऑफ माइनस। ओके, यहाँ पे देखें आपका माइनस नहीं था, बट यहाँ पे देखें तो अब माइनस हो रहा है। अब यहाँ पे आप जानते हो कि 3 6 18 होते हैं, तो ये 1/6 ही आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी 2 आ रहा है, -1/6, बट ये नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव आ रहा है तो ये बात होती है कि अगर नेगेटिव आ रहा है तो डैट विल नॉट बी कंसिडर्ड, वो इक्वल नहीं होगा। ठीक है, आप वही C1 डिवाइडेड बाई C2, तो -7/14, सो 1/2 आ रहा है। ठीक है, सो इससे ये पता चलता है कि A1 डिवाइडेड बाई A2 अगर इक्वल नहीं है तो हमें आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। मतलब अगर A1 इज़ नॉट इक्वल, A1 ये रेशियो ही इक्वल नहीं है, तो हमें जो कॉन्स्टेंट टर्म है डैट इज़ दिस, यहाँ तक जाने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, यहाँ तक जाने की ज़रूरत नहीं है, तो अगेन ये हमारा क्या निकल के आता है, इंटरसेक्टिंग ही निकल के आ रहा है। इंटरसेक्टिंग मतलब एक पॉइंट फॉर्म, ऐसे यहाँ पे एक पॉइंट फॉर्म आ रहा है। ठीक है, दिस इज पॉइंट फॉर्म हो रहा है, और हमें पता है कि जब पॉइंट फॉर्म होता है तो डैट कंडीशन इज नोन एज कॉन्सिस्टेंट सिस्टम। कौन सा सिस्टम होगा, ये कॉन्सिस्टेंट। आप देख लेते हैं एग्जाम्पल, इनकन्सिस्टेंट का ज़रूर मिल जाएगा। अब फर्स्ट ये वाला हो गया, थर्ड ये वाला ये हो गया, और अब हम लोग लास्ट वाला ट्राई करेंगे, जिससे मुझे लगता है कि हमारा इनकन्सिस्टेंट ज़रूर निकलेगा, डैट इज़ द पैरेलल लाइन्स निकलेगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ये है हमारा v को, और क्वेश्चन है आपका 4/3x + 2y = 8, 2x + 3y = 12। ओके, सो दिस इज़ योर कंडीशन। अगेन क्या करना है, A1/2। सो 4/3 है, डिवाइड करोगे किससे, 2 से। अब क्या मैंने बताया था कि आप क्या करना है, डिवाइड इस तरीके से करते हो तो रेसिप्रोकल कर दोगे जो भी नंबर है, लाइक दिस। सो ये आपका आ जाएगा 2/3। ओके, अब यहाँ पे आएगा B1 डिवाइडेड बाई B2। सो 2 डिवाइडेड बाई 3 क्या आ जाएगा, 2 डिवाइडेड बाई 3, तो ये भी हो गया, इक्वल ही लग रहा है। C1 डिवाइडेड बाई C2 देखें तो वो 8/12, डैट इज़ 4 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 जा 3 जा, 2/3। सो अगेन ये हमारा कंसिस्टेंट सिस्टम ही निकल के आता है। A1 डिवाइड बाई A2 = B1 डिवाइड बाई B2 = C1 डिवाइड बाई C2। ये क्या कब होता है, जब हमारे जो लाइन होते हैं वो हमारे कैसे होते हैं, कॉन्सिडेंट होते हैं। मतलब एक लाइन है L1 और उसी पे दूसरी लाइन भी है L2। सो ये हमारा फिर से कौन सा सिस्टम निकल के आता है, कॉन्सिस्टेंट। ओके, सो आप आंसर शीट में भी चेक कर सकते हैं कि ये भी कंसिस्टेंट आ रहा है। आंसर शीट में जब मैंने चेक करा तो ये सेकंड वाला है वो हमारा जो है पैरेलल लाइन्स है, और ये हमारा क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा सेकंड वाला। ठीक है, अब फोर्थ क्वेश्चन पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है, सेम करना है, मतलब सेम टू सेम इसमें भी रेशियो कंपेयर करना है। ठीक है, बट इसमें कह रहे हैं कि आप क्या करो, सोल्यूशन जो है ग्राफिकली रिप्रेजेंट करो। सो राइट नाउ आपको क्या करना है, ग्राफ यूजिंग द हेल्प ऑफ ग्राफ आपको निकालना है। बट एज यू नो 2021 से लेकर 2022 में जो हमारा सेशन है टर्म 1 में, उसमें हमारे MCQs ही आएंगे, मतलब MCQ आएंगे, तो ग्राफ का तो सवाल ही नहीं उठता, तो इसे हम लोग स्किप कर सकते हैं या ग्राफ सिंपली प्लॉट कर सकते हैं, वो मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे ये एक हमारा क्वेश्चन है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज़ 4 सेंटीमीटर मोर देन इट्स विड्थ इज़ 36 मीटर। मतलब जो कह रहा है कि जो उसका लेंथ है वो 4 मीटर ज़्यादा है इसकी विड्थ से। ऑब्वियसली हमें पता है रेक्टेंगल जो होता है वो कैसा होता है, उसका जो लेंथ होता है वो ग्रेटर होता है किससे ज़्यादा, विड्थ से, जो भी विड्थ से। हाफ द पेरीमीटर ऑफ द गार्डन हुज लेंथ इज। सो इसमें क्या क्या रहा है, देखो सिंपल है, बहुत सिंपल है, मैं तुम्हें समझाता हूँ। ये मान लो ये रेक्टेंगल है। अब रेक्टेंगल की खासियत क्या होती है, बहुत सिंपल चीज़ है कि रेक्टेंगल का जो लेंथ होता है वो हमेशा बड़ा होता है उसके ब्रेड से। मतलब ये इसे विड्थ भी कहते हैं, ब्रेड भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, ये बहुत बेसिक है, इसे विड्थ भी कहते हैं या इसे ब्रेड भी कहते हैं। ठीक है,
ये भी कहते हैं, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ठीक है। सो इसमें कह रहे हैं हाफ द पेरीमीटर। अब देखो पेरीमीटर कितना है, पेरीमीटर जो कह रहा है कि आपका जो पेरीमीटर है वो हाफ है। पेरीमीटर कितना है 2 इंटू 36 मीटर, मतलब ऑलमोस्ट 72 मीटर। अब इन्होंने पूछा ना हाफ द पेरीमीटर, और इन्होंने हाफ पेरीमीटर कितना दिया है 36, तो उसका डबल कर दोगे तो क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल बन जाएगा, रेक्टेंगल, ठीक है। अब मान लेते हैं लेट द लेंथ बी एक्स। अगर मान लेता हूँ कि लेंथ जो है एक्स है, तो लेट द लेंथ बी एक्स मीटर, एक्स मीटर ले लो। अब ब्रेड्थ या विड्थ कह लो, विड्थ कितनी हो जाएगी। अब विड्थ इन्होंने बोला है हुज लेंथ इज़ 4 सेंटीमीटर मोर, तो यहाँ पे क्या करोगे, एक सेंटीमीटर नहीं लेना, यहाँ पे विड्थ, लेट द विड्थ बी एक्स मीटर, और लेंथ कितना उन्होंने बोला, लेंथ ये बोला है कि वो एक्स प्लस 4 मीटर है, मतलब विड्थ से 4 गुना, मतलब 4 मीटर बड़ा है, 4 मीटर मोर देन इट विड्थ। अब क्या करना है, डायमेंशन पता करना है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, बहुत सिंपल फॉर्मूला है, वो होता है 2l प्लस बी, मतलब लेंथ प्लस विड्थ या कह लो ब्रेड्थ। इसे b से रिप्रेजेंट करेंगे और इसे हम लोग l से रिप्रेजेंट करने वाले हैं, ठीक है, l प्लस बी। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ओके। पेरीमीटर कितना है 72 सेंटीमीटर, 2 ये है, एंड l प्लस बी करना है। अब l कितना है हमारा x प्लस 4 है, और ब्रेड्थ कितना है x है। सो 2 डिवाइडेड हो, इधर ले जाऊंगा तो ये डिवीजन में आ जाएगा, ओके। डिवीजन में l कितना है x प्लस 4 है, और ये ब्रेड्थ या विड्थ कितनी है वो x है, ठीक है। सो ये फिर से कितना आ जाएगा 36 ही आ जाएगा, x 2x हो जाएगा प्लस 4 हो जाएगा। अब उधर यहाँ पे प्लस में, वहाँ पे माइनस में चला जाएगा, सो 36 माइनस 4 आ जाएगा, 2x अभी आ जाएगा 32। अब x से डिवाइड कर दो, 32 डिवाइड कर दो दिस। सो अब हमें पता है कि x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 16 मीटर। अब x क्या था हमारा, x जो था हमारा विड्थ कितना था x मीटर, विड्थ कितना था हमारा x मीटर था, सो दैट विल बिकम 16 मीटर, ओके। और लेंथ कितना आ जाएगा ब्रो, लेंथ आपका आ जाएगा x प्लस 4 मीटर, सो वो कितना आ जाएगा, वो आपका आ जाएगा 20 मीटर, क्योंकि 16 को प्लस करोगे तो 20 मीटर आ जाएगा। तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा डायमेंशंस आ गया, और यही पूछा गया था, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन एंड यू कैन चेक इट इन द आंसर बॉक्स टू, ओके। सो एक रिकैप दे देता हूँ, क्या करना था, पेरीमीटर उन्होंने बोला कि हाफ पेरीमीटर दे रखा था 36 मीटर। सो हमें क्या करना था, हमें तो फुल पेरीमीटर चाहिए, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो डैट इज़ कमिंग 72। और फिर उन्होंने बोला कि जो हमारा विड्थ है, अगर मान लेते हैं x है, तो लेंथ जो है हमारी 4 मीटर ज़्यादा है, तो लेंथ हमारी यहाँ वी नो डैट ज़्यादा होती, ज़्यादा बड़ी होती है, तो x प्लस 4 आ गया। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या था 2 इंटू एल प्लस बी, ठीक है। तो हमें एक ही वेरिएबल दे रखा था, तो ईजिली हमने निकाल लिया इस तरीके से। सो x हमारा आ गया तो 16, और हमें पता था कि हमने विड्थ ले रखा है x सेंटीमीटर, तो यहाँ से आ गया 16 एंड 20 मीटर। सो अब यहाँ पे देख लेते हैं, अब गिवन द लीनियर इक्वेशन राइट अनदर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स एज अ कोऑर्डिनेट। अब हमें क्या करना है, इंटरसेक्टिंग करना है लाइंस, पैरेलल लाइंस करना है, कोइंसिडेंट लाइन करना है, सिंपल है, ये भी कुछ नहीं करना है। ये कह रहे हैं कि मान लो एक लाइन दे रखी है, सिंपल है। आप मान लीजिए कि एक लाइन दे रखी है 2x 3y माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0, एक लाइन दे रखी है, बड़ी सिंपल चीज़। उन्होंने बोला कि आप मुझे एक ऐसी एक और लाइन दीजिए, इक्वेशन दीजिए उस लाइन की जो इंटरसेक्टिंग हो, क्या हो इंटरसेक्टिंग, मतलब वो एक पॉइंट फॉर्म कर रही हूँ, ठीक है। एक और लीनियर इक्वेशन दीजिए 2 वेरिएबल में। तो अब हमें पता है कि क्या कंडीशन होनी चाहिए, उसकी कंडीशन ये होनी चाहिए कि a1 a2 इज इक्वल नॉट इक्वल टू b1 b2, बस ये हमें चाहिए, ठीक है। a1 डिवाइड बाई a2 नॉट इक्वल टू b1, इसके बाद हमें कुछ और नहीं चाहिए, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो कि मान लीजिए इसे भी 2x ही लिख लिया आपने, पर इसे आप कुछ ऐसा लिखिए लाइक 6y लिख लीजिए, और यहाँ पे भी -8 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सो ये आपकी वो आ गई इंटरसेक्टिंग लाइन, दोनों इंटरसेक्टिंग लाइन। कैसे, आपका मान लीजिए 2 2 है, ठीक है, वो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, अब वो क्या है a1 डिवाइडेड बाई a2 है, ओके। b1 डिवाइडेड बाई b2 देख लो, वो 3/6 है, मतलब 1/2। हमें पता है कि एक कभी भी इक्वल नहीं हो सकता आधे के, सो a1 डिवाइडेड बाई a2 इज़ नॉट इक्वल्स टू b1 डिवाइडेड बाई b2। तो इस तरीके से हम फॉर्म कर सकते हैं, और ये हमारी हो सकती है। अब इनफिनाइट
नंबर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ पेयर हम फॉर्म कर सकते हैं 2 वेरिएबल में। सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, पैरेलल लाइन फॉर्म कर सकते हैं, कॉन्सिडेंट लाइन भी फॉर्म कर सकते हैं। अब मैं बता दूं कॉन्सिडेंट लाइन कैसे फॉर्म करते हैं, पैरेलल लाइंस। अब पैरेलल लाइंस के लिए क्या चाहिए आपको, पैरेलल लाइन के लिए A1 डिवाइड बाई A2 इज इक्वल टू B1 डिवाइड बाई B2, बट जो आपका कंसिस्टेंट टर्म होना चाहिए C1 डिवाइड बाई C2 वो इक्वल नहीं होना चाहिए। सो आप क्या करो, पहले ही लो, जैसे 2 लेकर 2x प्लस 3y, ये एज इट इज़ लिख लो 2x प्लस 3y। अब जो लास्ट वाला है, लास्ट वाला क्या है, उसे आप चेंज कर दो, उसे कुछ ऐसा चेंज कर दो। अगर आप +8 भी कर देते हो ना, तब भी वो क्या हो जाती है, वो क्या हो जाती है आपकी कैसी लाइन्स हो जाती है, कंडीशन सेटिस्फाई करने लगती हैं। क्यों, क्योंकि A1 डिवाइडेड बाई A2 वो कितना आएगा, B1 डिवाइडेड बाई B2 वो 1 होगा, बट जो हमारा वो होगा -1 के इक्वल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि C1 डिवाइड बाई C2 कितना है, C1 -8 है और 8 है, तो -1 आएगा, तो इक्वल नहीं है, तो हमारी कंडीशन जो है सेटिस्फाई हो गई इस तरीके से। सिमिलरली हम लोग थर्ड को भी इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब 7 वाले क्वेश्चन में हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, तो वो हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग अब नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे, जिसमें हम लोग सीखेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और प्लेलिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो आप वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं। थैंक यू।